नमस्कार दोस्तों। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिनिक फिलॉसफी, सिनिक दर्शन। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी टायरेनिक फिलॉसफी की, अरिस्टिपस के, और दूसरे वीडियो में हमने एपिक्यूरियनिज्म की, जिसके फाउंडर एपिक्यूरस थे, उसकी बात की। एक जो है अरिस्टिपस जो है इंद्रिय परक सुखवाद को या भौतिक सुखवाद को या कहें शारीरिक सुखवाद को महत्व देते थे। जीवन का परम लक्ष्य जो है भौतिक सुखों को, शारीरिक सुखों को मानते थे। वहीं हमने एपिक्यूरस वाले वीडियो में देखा था कि एपिक्यूरस जो है वो दो कंसेप्ट की बात हमने की उसमें, एक अपोनिया और एक एटेरेक्सिया की मानसिक शांति, सभी प्रकार की चिंताओं से, तनाव से, स्ट्रेस से दूर रहना, और अपोनिया मतलब शारीरिक कष्टों से, इनसे मुक्त होना। इस प्रकार का जीवन की एपिक्यूरस बात कर रहे थे। आज जो दर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एथिक्स सिनिक फिलॉसफी की है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड एपिक्यूरस से भी जुड़ता है और अरिस्टिपस से भी जुड़ता है, भले ही उसके विरोध में है। ये भी यूनानी जो दर्शन परंपरा है उसकी एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी रही। इसके संस्थापक जो थे सिनिक फिलॉसफी के, वो थे एंटिस्थनीज। एंटिस्थनीज जो हैं अपने आप को सुकरात का अनुयायी मानते थे, सुकरात का शिष्य मानते थे। उन्हीं के एक शिष्य और हुए इस परंपरा में, डायोजनीज। और डायोजनीज का नाम तो आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि डायोजनीज जो, इसकी मुलाकात सिकंदर से हुई, और एक उसके बारे में एक एनेक्डोट भी है, बहुत सुंदर सा, की बात भी करेंगे। और डायोजनीज के शिष्य हुए क्रेट्स ऑफ थेब्स। ये तीन मुख्य दार्शनिक हैं इस परंपरा के। जैसा कि ये जो वर्ड है सिनिक, ये सिनिक वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका क्या मतलब है, यहीं से बात शुरू करते हैं। सिनिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है काइनिकॉस। इस वर्ड से ओरिजिन हुआ, और इसका जो अर्थ होता है वो है डॉग लाइक। डॉग लाइक मतलब कुत्ते के समतुल्य। तो इसका गहरा अर्थ है कि सिनिक जो दर्शन है, उन्होंने इसका नाम इस प्रकार का क्यों पड़ा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्योंकि एक्चुअली में जो सिनिक फिलॉसफी है, वो सिनिक फिलॉसफी अपने आप में है ही ऐसी, जो ये कहती है कि जितनी कोशिश हो सके उतना मनुष्य को प्रकृति के अनुसार
जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, जीवन जीना चाहिए। लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर, एक प्रकृति से एक सिंक्रोनिसिटी, एक सिम्फनी, या कहें एक हार्मनी होनी चाहिए उसके जीवन में। और हम देख पाते हैं कि जितने भी पशु पक्षी, जो भी प्राणी जगत है, वो जैसा बनाया गया या जैसा बना अपने आप या किसी ने बनाया, वो उसी अवस्था में जीते हैं जैसा कि वो प्राकृतिक रूप से उनको प्रदत्त होती। किसी प्रकार का मनुष्य की भांति न तो उनका कोई समाज होता है, न कोई संस्कृति होती है, न कोई सभ्यता, न कोई नैतिकता, न कोई उनका राष्ट्र होता है, न कोई संविधान होता है, न कोई कानून होता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति प्रदत्त जो स्वरूप था उसके विपरीत जाकर उसने समूह जो था, उस समूह में जब कुछ नियम कायदे कानून बनाए तो वो समूह समाज बना। उस समाज का जो आधार था, वो आधार कुछ वैल्यूज थे, मूल्य थे, और उन मूल्यों की जब एक ट्रेडिशन चली तो उस ट्रेडिशन को, मूल्यों की ट्रेडिशन को हमने कहा संस्कृति। फिर हमने कैसे व्यवहार करना है, कैसे समाज में रहना है, इसके हम विभिन्न प्रकार के सोशल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स बनाते चले गए, सभ्यता के, संस्कृति के। साथ ही हमने राष्ट्र बना लिए, राष्ट्रों के संविधान बना लिए, उन संविधानों पर आधारित कानून बना लिए। तो जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे ये समाज, सभ्यता, संस्कृति और ये एक पूरा एक जटिल व्यवस्था मनुष्य ने क्रिएट कर दी। मनुष्य के अलावा इस धरती पर अन्य कोई ऐसा जीव हमें दिखाई नहीं देता जिसका इस प्रकार का सिस्टम हो। उसने अपने लिए इस व्यवस्था को, मानव समाज को चलाने के लिए आज हम देखेंगे कितने प्रकार के कानून, नियम, विनियम ये अस्तित्व में है, और वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, में वृद्धि होती है। जैसे जैसे समाज का ढांचा, व्यवस्था का ढांचा जटिल होता है, अर्थव्यवस्था बनी, नीति शास्त्र बना, विभिन्न प्रकार के और शास्त्र निर्मित हुए, जो प्राणी जगत में नहीं। प्राणी कैसे जीता है? इन सब चीजों को हटा दो, केवल उसकी जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति करता है और मस्त रहता है। इसके अलावा उसे किसी और चीज की नीड नहीं होती।
एपिक्यूरस जब हम पढ़ रहे थे, एपिक्यूरस ने भी 3 प्रकार की इच्छाओं की बात की थी कि मनुष्य की 3 प्रकार की इच्छा होती है, जिसमें से जो प्रथम है कि जो नेचुरल है और नेसेसरी है उसी को मनुष्य को पूरा करना चाहिए। ये जो है सिनिक फिलोसोफर्स, ये भी कुछ ऐसी बात कर कि जो नेचुरल डिजायर्स है, जिस शरीर की आवश्यकता है, उसकी हमें पूर्ति करनी, पर उसके अलावा हमने जो इतनी सारी पैदा कर ली और हम उसकी दौड़ में लगे रहते हैं, बहुत सारी ऐसी धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बहुत सारी ऐसी चीजें, इनका कहना है सिनिक फिलोसोफर्स का कि मनुष्य को जैसे और प्राणी जीते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, वैसे ही मनुष्य को भी जीना चाहिए। अब जब ये हम मान लेते कि वैसे जीना चाहिए, पर चूंकि जब मनुष्य पैदा होता है तो अपने आप को बहुत सारी ऐसी चीजों से घिरा हुआ पाता है कि एक धर्म भी है, एक समाज भी है, एक सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, एक अर्थव्यवस्था भी है, एक राजनीतिक व्यवस्था भी है, एक राष्ट्र भी है, बहुत सारी पहचानों के साथ पैदा होता है। इनका जो मूलभूत जो सिद्धांत है कि मनुष्य को धीरे धीरे ये जितने भी हमारे ऊपर आवरण लगे हुए हैं इनसे मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम यदि नेचर के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग जीना है, तो हमें कितनी सारी चीजों को तोड़ना होगा मनुष्य को। इसीलिए आप देखेंगे कि इस फिलॉसफी का नाम ही क्या दिया गया, डॉग लाइक फिलॉसफी, सिनिक। कि ये जो व्यवस्था मनुष्य ने बनाई, इस व्यवस्था में ये क्या देखते, दोष देखते कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो दोषपूर्ण सिस्टम, और मनुष्य को अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक अवस्था में आ जाना चाहिए। ये इनका मेन उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य। जैसा कि अरिस्टिपस परम शुभ या परम लक्ष्य किसको मानते थे, भौतिक सुख को, ऐसे ही एपिक्यूरस किसको मान रहे थे, मानसिक शांति को या शारीरिक कष्ट से मुक्ति की अवस्था। एपिक्यूरस ने केवल प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति की बात, ये उनसे भी बहुत आगे बात कर रहे हैं सिनिक फिलॉसफी। ये कह रहे हैं कि परम शुभ जो है सुख नहीं है, सुख नहीं है तो क्या है साहब, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना नहीं है,
या सुख के पीछे भागना नहीं है, फिर क्या है? ये कहते हैं विवेक ही परम शुभ है। विवेक क्या है? विजडम। कि आपको ये पता होना चाहिए, मनुष्य जाति को, मनुष्य मात्र को, कि वाकई क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इनके लिए जो विवेकपूर्ण है वो क्या है साहब? कि समस्त प्रकार के आडंबर और आवरण जो भी मनुष्य ने ओढ़ ओढ़ रखे हैं, जिन गुलामी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के नियमों से, कानूनों से, विभिन्न प्रकार की अपनी इच्छाओं से, आवश्यकताओं से, उनसे मुक्त होना। इनका विवेक क्या कहता है? कि इन सब से मुक्त होना, वो विवेक है। और जो विवेकपूर्ण आचरण है वही इनके लिए क्या है? परम शुभ है। विवेक क्या कह रहा है? कि इन सब प्रकार के जो आडंबर हमने रच लिए हैं, मनुष्यता ने, इस मानव सभ्यता ने, उनसे मुक्त हो जाना और एक प्राकृतिक तरीके से जीवन जीना, ये कहता है इनका विवेक। इसलिए इनके लिए सद्गुण युक्त आचरण या विवेक युक्त आचरण ही क्या है? शुभ है। और अपनी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति में लगे रहना और उनका निरंतर विस्तार करते रहना और उसी दौड़ में रहना, ये इनके लिए क्या है? अशुभ। शुभ और अशुभ की इस प्रकार से परिभाषा। इसीलिए ये कहते हैं विजडम इज वर्च्यू। जैसे सुकरात ने कहा था कि नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का उसके पीछे क्या मंतव्य था? कि जिस व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान होगा तो वो सद्गुण युक्त आचरण करेगा। पर सुकरात ने इस प्रकार का जीवन जीने की बात नहीं की। पर ये उस नॉलेज का जो मीनिंग है, उस अर्थ में इन्होंने नॉलेज के स्थान पर किसको रखा? विजडम को। विजडम इज द वर्च्यू। अब बात आती है कि इस प्रकार का जीवन क्या जिया भी जा सकता है जिसमें हम फ्री हो जाएं? जितने भी प्रकार के हमारे बंधन हैं, बॉन्डेज हैं, जो हमने अपने ऊपर लागू कर रखे हैं, चाहे वो हम इच्छाओं के गुलाम हो, चाहे हम अपनी आवश्यकताओं के, वासनाओं के गुलाम हो, चाहे हम इस समाज के नॉर्म्स के गुलाम हो, चाहे हम राष्ट्र के कानूनों के गुलाम हो, ये सब क्या है? ये मानते हैं कि ये सब गुलामी की जंजीर है। और क्या मनुष्य इन सब से मुक्त होकर जी सकता है? तो ये सबसे की वैल्यू जो है इनके दर्शन का, वो है फ्रीडम। कि फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, थिंग्स, मैटेरियलिज्म, एक्सपेक्टेशंस एंड बॉन्ड्स, इन सब से मुक्त होना। इसको इन्होंने नाम दिया
ऑल्टर किया कि फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स, वांट्स, थिंग्स, इनसे मुक्त होना। इसको क्या नाम दिया? ऑल्टर किया कि जो हमारी विभिन्न प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं हैं, वस्तुओं को पाने की, उनसे फ्री होना, उन इच्छाओं से मुक्त। इस कंसेप्ट को कह रहे हैं ऑल्टर किया। तो ये पहली फ्रीडम कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी इच्छाओं की, जिसकी दौड़ में आज हम देख पा रहे हैं कि सारी मानवता जो है अपनी इच्छाओं को विस्तार देती जा रही है और उन्हीं की पूर्ति में, अपनी वासना और कामनाओं की पूर्ति में लगी हुई। ये उस प्रकार के मनुष्य को क्या कहते हैं कि ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक्चुअली गुलाम, दास। किसका दास है? अपनी कामनाओं का, इच्छाओं का दास। तो उस दासत्व से, उस दासता से मुक्ति की अवस्था को ये क्या कह रहे हैं? ऑल्टर किया कह रहे हैं। दूसरी मुक्ति क्या है साहब? जिसको ये कह रहे हैं एनाइडिया। एनाइडिया क्या है कि समस्त प्रकार के जो सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, नियम हैं, जो मनुष्य ने बनाए हैं, इवन उसके शिष्टाचार के जो हैं, तो मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य एक्चुअली दिखावा कर रहा है। यहां तक कि हमने उठने, बैठने, बोलने, चालने, खाने पीने, इन सब में भी क्या कर रखा है? एक आडंबर बना रखा है। इस तरह से खाना है, इस तरह से बैठना है। क्या कोई प्राणी जगत में ऐसा पशु आपको दिखता है कि उसको कोई स्पेशल वो चाहिए साहब बैठने के लिए और वो थाली बर्तनों में खाएगा या कुछ? ये सारे जो एटिकेट्स है, ये सो कोल्ड एटिकेट्स, इनको सबको ये क्या कहते हैं? ये दिखावा है, आडंबर है। मनुष्य प्रकृति से, स्वभाव से ऐसा नहीं है। और आप देख पाएंगे, थोड़ा गहराई से हम यदि विचार करें तो हम इन नॉर्म्स का, इस प्रकार के उसका पालन कर रहे हैं क्योंकि दूसरा ऐसा कर। एक्चुअल में मन में क्या आता है? मैं चम्मच से वो खा रहा हूं, पर यदि आपको वैसे ही खाना हो हाथ से भी खाया जा सकता। हमने उसको बहुत दिखावटी, बनावटी कर लिया है अपने सारे सिस्टम को, मनुष्य ने। प्राणी कैसे रह रहा है? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्राणी नेचर के अकॉर्डिंग जीता है, वैसे ही इस मनुष्य नामक प्राणी को भी जीना चाहिए। तो सारे के सारे जो हमने सामाजिक नियम, कानून, परंपराएं, रीति रिवाज ये जो बनाए हैं, इनको तोड़ना। इसीलिए आप जब डायोजनीज की बात करेंगे, क्योंकि मैं डायोजनीज की बात यहां पर केवल हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। डायोजनीज इस फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण थे और उनकी पूरी जिंदगी एनेक्डोट्स से भरी है। वो जीते भी उसी तरह से थे
और बातचीत करना, कटाक्ष करना, आलोचना करना, बहुत सारे उपाख्यान, छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे संस्मरण, छोटे छोटे इवेंट्स उनकी जिंदगी के बहुत सारे, जो कि उन्होंने खुद ने नहीं लिखे, पर जो भी उस समय मौजूद था दार्शनिक, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में कुछ 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 मिलता है उनके बारे में। डायोजनीज जो है कुल जमा, विस्तार से डायोजनीज के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही रोचक बात है। डायोजनीज एंटिस्थनीज के शिष्य थे और डायोजनीज ने सिनिक फिलॉसफी को उसकी चरम पर, उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचाया अपने जीने के तरीके के माध्यम से। एथेंस की गलियों में रहने वाले सिनोपे के थे, जो कि आजकल टर्की में है, पर किसी कारण से देश निकाला हुआ, यहां आकर रहे और सब कुछ त्याग दिया। तन पर केवल एक कपड़ा और हाथ में एक लाठी। एथेंस की गली में किसी बैरल के अंदर एक जार टाइप था, उसी में सोते थे, और एक कटोरा था लकड़ी का, उसी से वे खाना खा लिया करते थे और उसी से पानी पी लिया करते थे। बाद में किसी बच्चे को उन्होंने पानी पीते हुए देखा हाथों से, तो उन्होंने ये सोचा कि जब हाथों से पानी पिया जा सकता है तो इस कटोरे की भी क्या जरूरत है, तो उन्होंने वो कटोरा भी छोड़ दिया। वो एक कपड़ा रखते थे, उसी को लपेट लिया करते थे तन पे, और जब सोया करते थे तो उसी को बिछाकर नग्न अवस्था में सो जाया करते थे। एथेंस की भीड़ भरी गलियों में जब पेशाब करने का मन होता था तो खड़े होकर बाजार के बीच में पेशाब कर लिया करते थे। जो एक्टिविटी एक प्राणी करता है बिना किसी शर्म के, हमने क्या किया है कि हमने वो चीजें बना दी कि यहां ऐसा नहीं करना, सबके सामने ऐसा। पर डायोजनीज तो डायोजनीज थे, वो जो काम भीड़ के समक्ष, लोगों के समक्ष नहीं किए जाते, वो काम भी वो लोगों के समक्ष किया करते थे। तो कम से कम वस्तु, खाना जो भी मिल जाता वो खा लेते, नहीं मिलता तो नहीं खाते। किसी ने जब उनसे पूछा एक बार कि भाई कब खाना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि अमीर तो कभी भी खा सकता है और गरीब को तब खाना चाहिए जब मिल जाए। तो जब खाना मिल जाता था तो खा लेते थे, नहीं तो भूखे सो जाते थे। ऐसा जीवन उनका था। तो जितने भी सामाजिक सभ्यता के जो आडंबर थे, दिखावे थे, उन सब को तोड़ा और तोड़कर दिखाया। ऐसा नहीं केवल फिलॉसफी में बात करो, तोड़कर दिखाया। तो दूसरा जो इनका वो था कि फ्रीडम फ्रॉम एन आइडिया, अर्थात सोशल नॉर्म्स से, समाज के जो भी, जिनको ये हम नॉर्म्स कह रहे हैं पर ये आडंबर और पाखंड कहा करते थे, उनसे मुक्ति, ये दूसरी चीज। तीसरा इनको था कि राष्ट्र के जो सीमाएं हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, वहां उस समय नगर राज्य हुआ करते थे,
तो ये कहते थे कि ये बड़ा सीमित सा दायरा है मनुष्य का। क्या किसी प्राणी का कोई देश होता है, कोई राष्ट्र होता है, उस पर कोई संविधान या कानून लागू होता है? नहीं होता। तो ये अपने आप को ये कहते थे कि मैं किसी राष्ट्र के, देश के संविधान को, कानून को, नियम को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये मनुष्य ने बनाए हैं, जबकि मुझे किसने बनाया है? मुझे इस कायनात ने, जो भी शक्ति है उसने बनाया है, तो मैं उसके नियमों को मानूंगा, और उसने किसी राष्ट्र की कोई सीमा नहीं बनाई। इसीलिए ये अपने आप को कहते थे कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक। अपने आप को पूरे पृथ्वी का, विश्व का नागरिक मानते कि मैं तो विश्व का नागरिक, और किसी देश के संविधान को, कानून को, इनको नहीं मानता। तो फ्रीडम फ्रॉम, जो नेशन के जो भी कानून कायदे थे उनसे। और चौथी जो चीज थी वो था कि अभिजात वर्ग के खिलाफ इनमें विशेष प्रकार का एक आक्रोश था। चाहे वो अभिजात वर्ग व्यापारी हो या कोई और हो, तो सबसे इनके जो है वो चला करते थे कि ये सब उसी बनावटीपन में, दिखावे में जी रहे हैं। इवन उस टाइम के जो फिलोसोफर्स थे, प्लेटो, जो समकालीन थे इनके, तो प्लेटो से विशेषकर इनकी टसल रहा करती थी डायोजनीज की। डायोजनीज जो है, ये मानते थे कि भाई प्लेटो को ज्ञान है, सब बात ठीक है, पर प्लेटो जिस प्रकार के दर्शन की बात कर रहे हैं, वो दर्शन जो है बड़ा अव्यावहारिक सा दर्शन है, जिसका वास्तविक दुनिया से, इस व्यावहारिक जीवन से कोई लेना देना। और प्लेटो ने अपनी फिलॉसफी को लोगों में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए एकेडमी भी खोली हुई थी। उस एकेडमी में जो पैसे वाले लोग थे, एलिट वर्ग से, वो लोग पढ़ने आया करते थे। डायोजनीज को हमेशा लगता था कि ये बहुत ही, जो युवा हैं उनको एक सही विजडम देने के बजाय उनको भटकाया जा रहा है, केवल कपोल कल्पनाएं की जा रही हैं। और इस प्रकार की नॉलेज जो है प्लेटो इम्पार्ट करते हैं, इससे बड़ा दुखी होते हैं। यूक्लिड जो है, यूक्लिड की ज्यामिति आपने, बहुत सारे लोग जानते होंगे। यूक्लिड से भी इनका वो होता था उस समय। तो जो भी इस प्रकार से शिक्षाएं दिया करते थे, और बड़ी बड़ी एकेडमी खोल खोल रखी थी, और उसमें बहुत पैसे वाले लोग पढ़ा करते थे, उनसे बहुत संवाद हुआ करते थे, और उनके प्रति सदैव ही ये आक्रोश में रहते कि दर्शन का मतलब जो है वो जीना है। यदि आपने कोई दर्शन दिया है कि मेरी ये फिलॉसफी है, तो उस फिलॉसफी को आपको जीना भी चाहिए, न कि उसे लिखना और पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, बल्कि उसे जीना चाहिए। डायोजनीज की जो फिलॉसफी थी, जेनिक फिलॉसफी, उसको उन्होंने जिया, जीकर बताया।
और प्लेटो की जो फिलॉसफी थी, तो प्लेटो उस फिलॉसफी को पढ़ते थे, पढ़ाते थे। इस बात से इनको नाराजगी थी कि यदि प्लेटो की फिलॉसफी में वाकई कोई दम है तो वो इसे जीकर भी बताएं। तो इस प्रकार का चलता था। तो ये कंसेप्ट था इनका सिनिक फिलॉसफी का। अब बात यही नहीं रुकती। सबसे की आइडिया तो यही है कि की वैल्यू फ्रीडम फ्रॉम जो भी मैन मेड है, जो भी, उन सब से फ्री होना। अब ये इनका मानना था कि सच्ची आजादी तभी है जब हम इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त हो जाएं, सामाजिक नियमों से, बंधनों से मुक्त हो जाएं, राष्ट्र के कानूनों से, इनसे मुक्त हो जाएं। और इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है समाज में, जो कि उस समय बहुत सारे दार्शनिक चलाया करते थे, उससे मुक्त हो जाएं। तो पहला कंसेप्ट तो ये कि इसी आजादी में, इसी स्वतंत्रता में ही सच्चा आनंद है, सच्ची शांति है, सच्चा सुख है। अब इनका और भी आगे वो है कि मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य ने इतने सारे वो आवरण के साथ वो पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसकी आदत बन जाती है, तो उसके व्यवहार में आ जाते हैं। उनसे मुक्त होना इतना आसान नहीं होता। इन्होंने कहा कि जैसा कि हमने देखा कि सुख प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, वरन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कठोर वैराग्यवाद। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि जब हमको समस्त प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं से, वस्तुओं से, इन सब से मुक्त होना है, तो इससे बड़ा बड़ा वैराग्यवाद क्या हो सकता है। एसेटिसिज्म, वैराग्यवाद, वो भी कैसा, कठोर वैराग्य। कठोर कैसे, ये कह रहे हैं कि सुख प्राप्त करना तो जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। जीवन का लक्ष्य क्या है, आजाद हो, फ्रीडम। बल्कि मनुष्य को दुख सहन करने चाहिए। उसको क्या करने चाहिए, दुख सहन करने चाहिए। अब इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण थे कि मनुष्य को जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके अंदर एक कंफर्ट जोन में रहने की, सुख प्राप्त करने की अभिप्सा है, उसका भी उसको नाश कर देना। अपने आप को इतना तप तप से, वैराग्य से, कठोर तपस्या करके उसको दुख सहन करना, कष्ट सहन करना, तभी उसके अंदर विवेक जागृत हो, एक समझ जागृत होती है कि वास्तविक जो आजादी है या वास्तविक जो उद्देश्य है मनुष्य का, वो उसके सामने स्पष्ट होता है। इसीलिए ये दुख और कष्ट सहन करने को महत्वपूर्ण मानते हैं कि मनुष्य को अधिकाधिक दुख और कष्ट सहन करने चाहिए। और इस बात का जीता जागता उदाहरण डायोजनीज खुद है, जो कि गर्मी के दिनों में तो तपती रेत पर जाकर सो जाया करते थे, और सर्दी के दिनों में बर्फ पर जाकर सो जाया करते। बिल्कुल उल्टा प्रकृति के। शरीर तो कह रहा है कि मुझे, पर वो दुख सहन करने की कला आनी चाहिए।
तो ये कठोर वैराग्यवाद की बात कर रहे हैं कि मनुष्य को न केवल सुख की प्राप्ति के प्रयास को समाप्त कर देना चाहिए बल्कि सुख सहन करना चाहिए। जैसे ये कई दिनों तक डायोजनीज को खाना नहीं मिला, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, धूप में खड़े रहना। जैसा कि मैंने बताया कि एक बैरल था, कोई चीनी मिट्टी का एक बड़ा टब टाइप चीज थी, उसी में रहा करते थे, उसी में सो जाया करते थे गली के अंदर। तो इस प्रकार का उनका जीवन रहा। कुल मिलाकर ये फिलॉसफी आपको क्या कह रही है कि सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्या है जीवन का लक्ष्य? विवेकपूर्ण आचरण। और विवेकपूर्ण आचरण क्या है कि हमको इन सब से आजाद, फ्री होना। किस किस से? इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से, अपने जो सामाजिक नियम कायदे कानून से, जो राष्ट्र के संविधान है, कानून है, उनसे, और इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, मुक्त जीवन जीना, ये इनका वो था। एक चीज और थी कि जो कन्फॉर्मिटी होती है, अनुसरणीयता, उसका ये विरोध करते थे। ये कहते थे कि सारी दुनिया क्या है, भेड़ चाल चल रही। मैं जो भी नियम कायदे कानूनों का पालन कर रहा हूं तो मैं देख कर मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा, अपनी विजडम को यूज नहीं कर रहा, अपने विवेक को यूज नहीं कर रहा। तो ये कहते थे कि नॉन कन्फर्मिटी होनी चाहिए, अर्थात भेड़ों के झुंड में और भीड़ में कोई अंतर नहीं होता। भीड़ क्या करती है? भेड़ों की तरह एक साथ चलती, बिना सोचे समझे एक के पीछे एक चलती रहती है। ऐसे ही मनुष्य करता। विजडम क्या है? नॉन कन्फर्मिटी, अर्थात अनुसरणीयता। मुझे अनुसरण नहीं करना बिना सोचे समझे किसी का। इस बात का ये भी एक मूल्य है इनका, जिसकी स्थापना ये करते हैं। और जैसा कि पूरी फिलॉसफी को देखने से लगता है, जब हम फ्रीडम फ्रॉम, जो भी अपन ने बात की, ऑल नॉर्म्स एंड लॉज, तो सेल्फ सफिशिएंसी, नॉन कन्फर्मिटी, फ्रीडम, ये इनके की वैल्यूज, ये इनके की वैल्यूज हैं, जिसकी चर्चा आज हमने की। और मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार के वैराग्य की और कठोरता की बात कर रहे हैं। और आज के मनुष्य के लिए शायद इस प्रकार का जीवन जीना बड़ा असंभव सा ही हो गया है, पर डायोजनीज ने ऐसा जीवन जी के दिखाया था, ऐसा ही जीवन जिया था, और अपनी जो उनकी फिलॉसफी थी उसको अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से ही लोगों को समझाया कि ये ही विवेकपूर्ण आचरण है, और इसी प्रकार से प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए व्यक्ति को जीना चाहिए। तो आज सिनिक फिलॉसफी में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डायोजनीज के कुछ एनेक्डोट्स लेकर आता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।